जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। दोस्तों बीएड थर्ड सेमेस्टर का क्लास टॉपिक वाइज चैनल पर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 1 जो है आपका समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत लेक्चर नंबर 12। इसके पहले हम लोग 11 वीडियो देख चुके हैं जो कि अनेक विभिन्न प्रकार के टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 12 जो है विरूपित, अपाहिज, अपंग बालक। दोस्तों यहाँ पर हम 3 नाम दिए हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे विरूपित, उसके बाद है अपाहिज और तीसरा है अपंग। इसके अलावा अभी इसी में आप कह सकते हैं दिव्यांग। ठीक है, दिव्यांग। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विरूपित बालक की परिभाषा को बताते हुए विरूपित बालक किसे कहते हैं, अपाहिज बालक, अपंग बालक, दिव्यांग बालक। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका। आप सीधे अगर इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश देखेंगे तो आपको हैंडीकैपेड या हैंडीकैप देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों हैंडीकैप के बारे में हम लोग इम्पेयरमेंट पढ़े, ठीक है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप तीनों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ। तो दोस्तों हैंडीकैपेड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ नहीं है और हाथ के कारण हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, समाज में अपना जो भी यानी काम है हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हाथ से हैंडीकैप हो गए, हाथ से विकलांग हो गए, हाथ से दिव्यांग हो गए, हाथ से विरूपित हो गए, हाथ से अपाहिज हो गए या हाथ से अपंग हो गए। इस तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हैंडीकैपेड यानी दिव्यांगता का अर्थ परिभाषा। दोस्तों विकलांग बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से है जिसके शरीर का कोई अंग या तो है नहीं या तो विकृति अथवा दोषपूर्ण है। दोस्तों कहने का मतलब कि विकलांग उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कि शरीर का हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, पूर्ण रूप से शरीर का हाथ, कान, नाक, मुंह सब कुछ स्ट्रक्चर सही है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि हमारा हाथ नहीं है या पैर नहीं है या हाथ पैर है लेकिन सही से काम नहीं करता है, तभी भी हम लोग विकलांग के श्रेणी में, दिव्यांग के श्रेणी में आएंगे, उसे ही दिव्यांग कहते हैं। अब देखेंगे क्रो एंड क्रो के शब्दों में वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें सामान्य क्रियाओं को करने से रोकते हैं, ठीक है, अथवा सीमित करते हैं, उन्हें शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जा सकता है। देखिए अब यहाँ पर शारीरिक अक्षमता भी आ गया शब्द, ठीक है, अक्षमता यानी शारीरिक अक्षमता का मतलब हम किसी भी कार्य को करने में अक्षम है, अक्षमता है, इम्पेयरमेंट या हम लोग पढ़े थे ना, इम्पेयरमेंट क्षति हो गया, डिसेबिलिटी मतलब अक्षम, ठीक है, अक्षम। तो इसमें आप देखें, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, हैंडीकैपेड देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक क्या कहलाते हैं। दोस्तों ये आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो प्रतिभाशाली बालक है, ये जो आपके सामने ये जो टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि सारे के सारे टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक का अर्थ, प्रतिभा का मतलब यहाँ देखिए गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब होता है ना कि कोई लड़का इतना तेज होता है, जैसे आप लोग 10 बच्चे देखेंगे या आपके गांव में या आपके स्कूल में ऐसा बच्चा होगा जिसको कि एक बार कोई भी चीज़ दिखा दीजिए या उसके सामने बोल दीजिए, उसको लगता है कि कंप्यूटर जैसे ही बिल्कुल उसके ब्रेन में फिट हो जाता है। वही गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, वही प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालक का अर्थ के रूप में देखेंगे कि वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। प्रतिभावान बालक ही राष्ट्र के नेता, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार व रचनाकार आदि बनते हैं। प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा, ठीक है, अगर प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा हम लोग देखें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रतिभावान बालक बुद्धि के साथ साथ शारीरिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से तथा समायोजन की दृष्टि से भी श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर दो ठो परिभाषा है, आप दो परिभाषा देख लीजिए। है बिंगहर्स्ट के विचारा अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। वहीं टर्मन के अनुसार अगर देख लें तो प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 है। ठीक है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 है तो मान लीजिए कि ये बच्चे प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर दो ठो और देखेंगे। कोलेस्निक के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है समाज में प्रायः 2 से 4% ही होते हैं। ठीक है, ये जिनकी बुद्धि 140 बुद्धि लब्धि हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालना आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये फर्स्ट पेपर में हम लोग पढ़े थे बुद्धि लब्धि। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट सेशन में करिएगा, हम एक छोटा सा वीडियो बना करके फिर से आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी वो समाज में प्रायः 2 से 4% ही होते हैं। ये सामान्य बालकों से हर क्षेत्र में योग्य होते हैं। ये इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक समाज में अपने आप को अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा जल्दी समायोजित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि तेज तर्राक कोई भी लड़का है तो वो समाज में अपने आप को जल्दी समायोजित कर लेता है। यहाँ पर अब देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं। दोस्तों जो प्रतिभाशाली बच्चा है यानी कुछ भी देखा जाए, कुछ भी उसके सामने बोलिए वो बिल्कुल तुरंत कंप्यूटर माइंड होता है। वो उसके सामने कुछ भी आप बोलिए वो तुरंत याद कर लेता है। तो वैसे प्रतिभाशाली बच्चों की क्या विशेषता होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालक राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। ये समाज के हर कोने में पाए जाते हैं। ये किसी भी जाति, धर्म, लिंग और किसी भी समुदाय में संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए प्रतिभाशाली ये नहीं है कि इसी जाति में होंगे, इसी धर्म में होंगे, या लड़का ही होगा या लड़की ही होगी। ये किसी भी जाति धर्म में हो सकते हैं, किसी भी लिंग यानी लड़का या लड़की के रूप में ये प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं। बहुत से विकलांग बच्चे जैसे गूंगे, बहरे, अस्थिबाधित, बाड़ी और भाषा संबंधित दोष वाले बच्चों में भी प्रतिभाशाली बच्चे देखने को मिलते हैं। हमारे सामने इतिहास दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे जैसे गूंगे, बहरे या अंधे बच्चे जो होते हैं ये भी बच्चे IAS PCS बनते हैं, ये भी DM कलेक्टर बनते हैं। तो जो इसमें प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये वही बच्चे हैं जो कि बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े पद पर पहुंचते हैं। ठीक है, उदाहरण आते हैं जो अपने प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए जाने जाते हैं, जैसे ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, जॉर्ज वाशिंगटन आदि ऐसे उदाहरण हैं जो अपनी अपनी अधिगम असमर्थताओं के लिए जाने जाते हैं। जैसे सूरदास जो जन्मांध थे, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जो सूरदास जी थे वो जन्म से अंधे थे। जन्म से अंधे होने के बावजूद भी अपना नाम इस तरीके से रोशन किए कि जो कि अगर भारत में देखा जाए तो उनको कौन नहीं जानता है। सूर होते हुए, जन्मांध होते हुए भी वो प्रतिभा के महान थे। ठीक है, इस तरीके से अब देखेंगे हम लोग तो और क्या क्या है इसमें। शारीरिक विशेषताएं। प्रतिभाशाली वे बच्चे होते हैं जो शारीरिक तौर पर विकसित होते हैं। ये सामान्यतः लंबे होते हैं और इनका वजन ज़्यादा होता है। इसके अलावा और विशेषता देखें, इनका डील डौल उचित होता है और वे अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रिया प्रखर होती है। इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। ये साधारण बच्चों की अपेक्षा बैठना, खड़े होना, दांत निकलना तथा बोलना छोटी आयु में ही सीख जाते हैं। यानी जो ये बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं इनका हर एक काम थोड़ा सा तेज या जल्दी होता है। आप लोग गाँव में देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको लोग नहीं बोलते अरे ये तो भोदा हो गया, तो उस बच्चे का देखेंगे तो भोदा टाइप का रहता भी है। उसके बाद दांत निकलना देरी से होगा, चलना भी शुरू लेट करेगा, बोलना भी लेट शुरू करेगा। और जो प्रखर और उच्च बुद्धि वाले यानी तेज तराक अगर जो बच्चे होते हैं उनका हर एक काम जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब। अब देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है। दोस्तों आप खुद सोचिए कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो क्या क्या उसके व्यवहार से ही हम लोग देख करके पहचान जाएंगे। कुछ भी उसके सामने बोलिएगा वो तुरंत उसका रिप्लाई दे देगा। लेकिन कुछ पहचान करने के क्या क्या हैं देख लेते हैं। ऐसे बालक जो सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं। ठीक है,
ये स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को समझने और संबंधों की पहचान करने में श्रेष्ठ होते हैं। सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं, बिना रट कर समझने में विश्वास करते हैं। शब्द ज्ञान बहुत विस्तृत होता है, कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं और मौलिक चिंतन कर सकते हैं। ये सारे प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान है। अब देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की समस्याएं। दोस्तों, जब वो प्रतिभाशाली बच्चा है, हर एक चीज़ सीख लेता है, हर एक क्षेत्र में तेज है, तो उसकी समस्या क्या हो गई? आखिर उसकी भी क्या समस्या आ गई? लेकिन समस्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्या क्या समस्या है और किस किस क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों की समस्या है। प्रतिभावान बालकों की भी अपनी समस्या होती है। इन समस्याओं का संबंध मुख्य रूप से सीखने और समायोजन से होता है। जैसे परिवार में समायोजन देखेंगे, अगर तेज जो प्रतिभावान बच्चा है तो कई बार प्रतिभाशाली बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है और माता पिता इस स्थिति में नहीं होते हैं कि सभी आवश्यकता पूरी कर सके। माता पिता उनकी रुचियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उनके साथ बहुत छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे वातावरण में बालकों और उनके माता पिता में द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। वह घर में स्वयं को कुसमायोजित अनुभव करते हैं। उनके इस कुसमायोजित का प्रभाव घर से बाहर के समायोजन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त घर पर प्रतिभाशाली बालक स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं और वह चाहते हैं कि उन्हें सामान्य बालकों से अधिक प्रतिष्ठा मिले। दोस्तों, ये परिवार। अब देखेंगे कि विद्यालय में समायोजन करने में क्या क्या दिक्कत होती है। तो दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों से अधिक तीव्र होती है। कक्षा में साधारण ज्ञान या साधारण शिक्षण विधियों से उनको संतुष्टि नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि होता है ना कि जैसे कोई तेज तराक लड़का है, क्लास में बैठा हुआ है, आप लोग 100 के संख्या में क्लास में बैठते हैं, ठीक है। तो उसमें जो तेज तराक थोड़ा सा लड़का रहेगा ना, जब सर पढ़ाते रहेंगे और जैसे अरे सर हम जानते हैं, सर आगे बढ़िए, अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से बच्चे बिहेव करते हैं। यानी उसको जानकारी, वो तो मान लीजिए कि थोड़ा सा प्रतिभावान बच्चा है, लेकिन सब तो नहीं ना प्रतिभावान है। उसमें अभी हम लोग पढ़े हैं कि 2 से 4% यानी 100 में से 2 या 4 बच्चे ही इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो जो टीचर होता है, ये जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, उनको विद्यालय में भी समायोजन करने में ये सब समस्या होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे कार्य करने की गति। दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक क्षमता और योग्यता सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिकतम होती है। उनमें सूझबूझ की शक्ति, तर्क वितर्क क्षमता, कल्पना की शक्ति और स्मरण शक्ति, सृजनात्मक क्षमता आदि सामान्य बालकों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। प्रत्येक कार्य को करने और नए कार्य को सीखने में प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालक की अपेक्षा कम समय लेते हैं। इस दृष्टि से वह सामान्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं और उनकी गति भी धीमी पड़ जाती है। अर्थात प्रतिभाशाली बालकों की योग्यताओं और प्रगति में अनुपात का संतुलन नहीं रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि समाज में समायोजन। दोस्तों, मान लीजिए कि समाज में समायोजन में किस तरीके से दिक्कत होता है। तो कई बार प्रतिभाशाली बालक समाज में उचित समायोजन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आयु स्तर के बालक उनके साथ खेलने नहीं, उनकी रुचियों के अनुसार उन्हें मित्र नहीं मिलते या उनको दूसरे बालकों की आदत पसंद नहीं आती। जैसे देखे होंगे आप लोग, जो तेज तराक या बुद्धि उस तरीके से लड़के होते हैं, वो आपसे कटे रहेंगे, जो सामान्य बुद्धि वाले रहते हैं, ठीक है। तो वो कहने का मतलब यही है कि कई बार बालक दूसरे समुदाय में रहता है जहाँ पर रीति रिवाज भिन्न होते हैं। समाज में समायोजन की समस्या का प्रभाव अन्य क्षेत्रों के समायोजन पर भी पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे कि अभिमान का विकास, यानी अभिमान का विकास। दोस्तों, ये तेज तराक तो बच्चे प्रतिभाशाली होते ही हैं, लेकिन इनके अंतर्गत अगर अभिमान आ गया, सोचेंगे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, इस तरीके का अभिमान, उनके अभिमान साथ ही एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना विकसित कर देता है। जैसे अभिमान उनके अंतर्गत आता है तो एक दूसरे के साथ ईर्ष्या वाली भावना उत्पन्न हो जाती है। लापरवाही, ध्यान न देना और आलसी के अंतर्गत देखेंगे तो कई परिस्थितियों में प्रतिभाशाली बालक लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि वह अपनी प्रतिभा के कारण प्रत्येक कार्य को आवश्यकता से अधिक सरल मान लेते हैं। इसके साथ ही बिना ध्यान रखे कार्य करना अपना आचरण बन जाता है। लापरवाही और ध्यान न देने की प्रवृत्ति कई बार उन्हें आलसी बना देती है और वह कोई कार्य करने के लिए पहल नहीं करते हैं, ठीक है।
उत्तम बुद्धि का घर पर, नेक्स्ट जो है उत्तम बुद्धि का घर पर प्रयोग। प्रतिभाशाली या उत्तम बुद्धि वाले बालकों को यदि उचित समय पर मार्गदर्शन या निर्देशन नहीं मिलता है तो वह अपनी प्रतिभा या बुद्धि का गलत प्रयोग करने लगते हैं। वह अनुशासनहीन, शरारतें, दलबंदी आदि गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार की परिस्थितियां उसे समस्यात्मक बालक या अपराधी बना देता है। गिरोह में शामिल होना, ठीक है, इत्यादि। अब देखिए, जैसे गिरोह में शामिल होना, ये भी एक हेडिंग ही था, गिरोह में शामिल होना। कई बार प्रतिभाशाली बालकों को अपनी स्नेह, प्रशंसा और सहानुभूति नहीं मिलती है। वह इसकी पूर्ति हेतु उन लोगों के संबंध बढ़ाना शुरू कर देते हैं जो उन्हें स्नेह, प्रशंसा और सहानुभूति प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप कई बार ऐसे प्रतिभाशाली बालक गलत समूहों में शामिल हो जाते हैं, अपनी प्रतिभा को नष्ट कर बैठते हैं और समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप हैं और आपके साथ कोई अच्छे टीचर, अच्छे लोगों का तालमेल नहीं बैठता है तो आप उस अच्छे टीचर, अच्छे इंसान की खोज में भटक जाते हैं और हो सकता है कि भटकने के क्रम में आप अच्छे इंसान को छोड़ करके ऐसे बुरे इंसान के संगत में आ जाते हैं और अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। ये प्रतिभाशाली बालकों के साथ होता है। 8वां नंबर पर हम लोग देखेंगे कि अध्ययन विधियां। यह बात सर्वमान्य है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधियों का आवश्यकता होती है। सामान्य शिक्षण विधियों से कई बार प्रतिभाशाली बालक संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों संतुष्ट होंगे? उनको पहले से ही पता रहता है। जैसे क ख ग घ, अब क्लास 2 में आप क से लेके ज्ञ तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो प्रतिभाशाली बालक है, इसको क से कबूतर आ रहा है, क ख ग मात्रा मिलावट सब कुछ आ रहा है, तो ये अगर क ख ग उसको पढ़ाइएगा तो वो बोर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अध्ययन विधियां में भी उनको असंतुष्ट रहते हैं। अब विद्यालय विषयों और व्यवसायिक चयनों, देखिए, व्यवसायिक के चयन की समस्या प्रतिभाशाली बालकों की रुचियों में विभिन्नताएं अधिक होती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण उन्हें विद्यालय विषयों का व्यवसाय के चयन से अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार बालकों द्वारा गलत चयन करने से समायोजन संबंधी समस्याएं और कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त समस्या, जो अभी हम लोग सारे के सारे समस्या पढ़े हैं, इन सारे समस्या को देखते हुए उपरोक्त समस्या प्रतिभाशाली बालकों के समायोजन से विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करती है। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया जाए, अन्यथा उसकी प्रतिभा और योग्यता विकसित नहीं हो पाएंगे। ऐसे छात्रों की प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं होगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात हम बताना चाहते हैं कि जैसे भारत जो हमारा देश है, इसमें प्रतिभावान व्यक्तियों की कमी नहीं है। आप लोग सुने होंगे कि जो भारत के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, वो बाहर विदेश में चले जाते हैं। और विदेश में क्यों जाते हैं कि हमें भारत में अगर देखा जाए तो उन्हें भारत में वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है जिसकी उनको ज़रूरत होती है, और वही विदेश में जा कर के अपने आवश्यकताओं को उनको पूर्ण की जाती है। अदर देश वाले लोग उनके आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और भारत का इंसान होकर के दूसरे देश में अपना नाम परचम करता है और दूसरे देश का नाम रोशन करता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। तो दोस्तों, जो तेज तर्राक प्रतिभाशाली बच्चा है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या की गई है? तो कक्षा में प्रतिभावान बालकों की उपस्थिति अध्यापकों के लिए बहुत ही समस्याएं उत्पन्न कर देती है। अतः ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है और अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण की कुछ प्रमुख व्यवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें अवसरों का समानता, थोड़ा जल्दी देखिए। अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि अध्यापक सामान्य बालकों की तरह प्रतिभावान बालकों को भी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करे। तीव्र प्रोन्नति, कई मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री प्रतिभावान बालकों की तीव्र पदोन्नति की सिफारिश करता है, लेकिन यह अमन वैज्ञानिक बात होगी, ठीक है। ऐसा करने से बालक उस कक्षा में पहुंच जाते हैं जिससे वह अन्य विद्यार्थी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अधिक विकसित होते हैं। तीव्र प्रोन्नति का बालकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। अब देखिए पाठ्यक्रम का समृद्धि। तो पाठ्यक्रम की समृद्धि के अंतर्गत प्रतिभावान बालक पाठ्यक्रम को समझने में सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं। यह बचा हुआ समय उन्हें किसी और कार्य में व्यस्त करके उपयोग किया जा सकता है। हैलिगवर्थ ने पाठ्यक्रम की समृद्धि के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया है। जैसे इसमें पहला देखेंगे सभ्यता का अध्ययन, दूसरा है जीवन गाथाओं का अध्ययन,
तीसरा है आधुनिक भाषाओं का अध्ययन और चौथा है आपका विशेष योग्यताओं का प्रशिक्षण। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे तीव्र प्रतिभावान बच्चे हैं उनको क्लास में जब पढ़ाया जाए तो वो सामान्य बच्चों से जल्दी अपना काम पूरा कर लेंगे। जब वो काम पूरा कर लेते हैं तो उनको सभ्यता का अध्ययन कराया जाए, जीवन गाथाओं का अध्ययन, उसको आधुनिक भाषाओं का अध्ययन, विशेष योग्यता का प्रशिक्षण इत्यादि में उनको बिजी हम लोग रख सकते हैं। चौथा देखेंगे बुरी सामाजिक आदतों को रोकना। यदि प्रतिभावान बालकों को सृजनात्मक शक्ति का उचित प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो समाज विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। अतः अध्यापकों को चाहिए कि उनकी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे वह सामाजिक बुराइयों से दूर रह सके। ठीक है। अब पाँचवां है सर्वांगीण विकास पर बल। तो दोस्तों सर्वांगीण विकास पर बल का मतलब ये हो जाता है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर, यानी लिखना पढ़ना, उसके समाज में अपना जीवन यापन करना इत्यादि सर्वांगीण विकास पर अपना बल देना चाहिए। विशेष स्कूल और कक्षाएं, तो दोस्तों विशेष स्कूल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। विशेष स्कूल क्या होता है, तो इन बच्चों को विशेष स्कूल की आवश्यकता और कक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। घर के लिए विशेष कार्य, यानी घर के लिए बच्चों को जब होमवर्क दिया जा रहा है तो उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चा तीव्र बुद्धि वाला है, प्रतिभावान बालक है, तो इसको किस तरीके से हम लोग दें। पुस्तकालय सुविधाएं, बच्चों को इस तरीके से जो प्रतिभावान बालक हैं उनमें ज्ञान के लिए प्रयास, यहाँ पर प्रयास है, प्रयास पर्याप्त सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होती है। उन्हें कक्षा के पुस्तकों के अतिरिक्त और भी उच्च स्तरीय पुस्तकें पढ़ने से अधिक मजा आता है। अतः उनकी इस रुचि को पूरा करने के लिए पुस्तकालय सुविधा अति आवश्यक है। उत्तरदायित्व का कार्य, दोस्तों यहाँ पर उत्तरदायित्व का कार्य का मतलब प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के लिए और उनमें नेतृत्व के विकास के लिए कुछ ऐसे ही कार्य उन्हें सौंपा जाना चाहिए। उदाहरण ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो उन्हें विभिन्न प्रोजेक्ट, क्लबों, सभाओं और टीमों के नेता बनाया जा सकता है। इस प्रकार की क्रियाओं से वे उत्तरदायित्व निभाने की कला और उत्तरदायित्व का भार उठाना सीख जाएंगे। उपरोक्त विधियों द्वारा अध्यापक स्कूल और कक्षाओं में प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के विशेष प्रबंध कर सकता है और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार शिक्षित करके उनकी प्रतिभा का विकास करने में सफल हो सकता है। प्रतिभाशाली छात्र की प्रगति केवल उनके व्यक्तिगत स्कूली पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं बल्कि उनके शैक्षिक त्वरण, वातावरण एवं संवर्धन की भी सम्मिलित है। ठीक है। अब इसी में देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि प्रतिभाशाली जो बालक हैं उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या महत्व है, तो सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये है क्या, यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, यानी जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो 1968 में हुआ था और उसके बाद 1968 में लागू की गई, किंतु इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई थी क्योंकि इसमें केवल कोठारी कमीशन के द्वारा दिए गए सुझाव का क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है। ये क्यों नहीं दिया गया था, इसको अस्थायी रूप से अगर देखा जाए तो मान्यता नहीं दिया गया था क्योंकि इसमें कोठारी कमीशन के द्वारा ही केवल सुझाव सम्मिलित थे। लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ही प्रभावी शिक्षा नीति के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 ये राष्ट्र स्वीकार किया गया था और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृत्व और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित कर दिया गया। ठीक है। अब देखेंगे 1986 क्या कहता है, सभी शिक्षा के स्तर हेतु पाठ्यक्रम के योजना का निर्माण की तैयारी भी की गई। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़ा गया। समाज की वास्तविक आवश्यकताओं का अध्ययन कर छात्रों को समाज के लिए तैयार करने हेतु छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजना को मुख्य स्थान दिया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया जिससे वह भावी जीवन के लिए जीविकोपार्जन हेतु तैयार हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदु जिसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया गया ये कौन कौन से हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली लागू किया गया, अपनाया गया। यानी ये 10+2+3 ये क्या होता है कि जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो क्लास 1 में जाता है और 1 से लेकर के 10 तक जो है
अपना उस क्लास चलता है। उसके बाद से ये 2 का मतलब 11-12 हो गया और 3 का मतलब आपका बीए यानी बैचलर डिग्री से होता है और यही प्रणाली अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा देश के लगभग 90% लोगों को प्राप्त है तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गणित व विज्ञान विषय को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो गणित एवं विज्ञान को ये अनिवार्य कर दिया गया किस में, तो माध्यमिक स्तर के शिक्षा में। अब देखेंगे इसमें 12 पॉइंट हैं। ठीक है, ये इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 12 भागों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक भाग का संबंध किसी न किसी विषय क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और टॉपिक वाइज आपको तैयारी चाहिए और क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और सभी दोस्तों से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करते हैं तो हम भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और मेहनत करेंगे। तो दोस्तों आइए, आपसे मैं कुछ उस तरीके से नहीं मांग रहा हूं, केवल आपको मोबाइल से वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, तो 12 पॉइंट कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ भी सकते हैं। पहले भाग का नाम भूमिका है, द्वितीय भाग का नाम शिक्षा सार व उद्देश्य है, तीसरे भाग में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, चौथे भाग में समानता के लिए शिक्षा, पांचवें भाग में सभी स्तरों की शिक्षा का पुनर्गठन, छठे भाग में शिक्षा प्रबंधन व तकनीकी। ये क्या चीज़ है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, शिक्षा नीति 1986। ठीक है, शिक्षा नीति 1986 का गठन हुआ है, उसको 12 भागों में क्या क्या है, पहला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है, तीसरा भाग क्या है, यही हम लोग देख रहे हैं। 7वां भाग में देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, 8वां भाग में देखा जाए तो शिक्षा व विषय वस्तु को नया मोड़ देना, 9वें भाग में शिक्षक व उसकी भूमिका, 10वें भाग में शिक्षा का प्रबंध, 11वें भाग में संसाधन और समीक्षा और 12वें भाग में भविष्य। ठीक है, यानी बच्चों के भविष्य का भी इसमें ध्यान रखा गया। आइए अब देख लेते हैं इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न जो कि आपसे हो सकता है कि प्रश्न में ये जो आपका एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगर नोट्स आप लोग बना रहे होंगे तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पूर्व इसरो प्रमुख और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य हैं। शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई और 1992 में संशोधित की गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशें, तो सिफारिशें के अंतर्गत अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की सिफारिश की गई तथा शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। शिक्षा को प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा से विभाजित किया गया। ठीक है, ये सिफारिशें हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुछ उद्देश्य थे, ये किस उद्देश्य से बनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाने के लिए बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के दोषों को दूर करना तथा भारतीय शिक्षा संरचना और आधुनिक दुरुस्त करना था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज बीएड के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे के सारे सेमेस्टर के नोट्स फ्री में उपलब्ध हैं। धन्यवाद।